तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत रेणुका से होती है, जिसको पता चलता है कि रिया कहीं चली गई थी। तो वो गुस्से में कहती है, रिया कहीं चली गई थी और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। लेकिन उसका असली दर्द तब छलकता है जब वो अपने बेटे आकाश की तरफ मुड़कर कहती है, तूने अपनी आई से झूठ बोला। तभी सचिन बीच में आता है और एक करारा जवाब देता है, जो रेणुका को आईना दिखा देता है। वो कहता है, इसमें सच और झूठ वाली बात कहाँ से आ गई? हम लोग क्या दूध पीते बच्चे हैं क्या? इतनी अकल तो हम लोगों में भी है कि कल को तेरे और बाबा के बीच में कोई आनाकानी होगी तो हम लोग क्या तेरे तेरा पॉपकॉर्न लेकर नहीं बैठे रहेंगे तमाशा देखने के लिए? हम लोग भी समझेंगे कि ठीक है, बाबा और बाबा की बाइकों का पर्सनल मैटर है, तो ये लोग देख लेंगे, तो वैसे ही समझ कर लेने का। तो तेरे बच्चे भी अभी बड़े हो गए हैं और हम सब की अपनी अपनी बाइकों है, कुछ भी मैटर रहेगा तो वो हम लोगों का पर्सनल मैटर है। तो हर बात तेरे को जानने की जरूरत नहीं है और हर बात पर नाक घुसाया भी मत कर, अच्छा नहीं लगता है। तभी इधर आकाश रेणुका को बोलता है, आई ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली वैसे गलती मेरी ही थी जिसकी वजह से ये सब हुआ था। तो तू प्लीज ये सब रिया और साइली वैनी को बार बार क्यों बोल रही है? तभी रिया आकाश को रोकती है और रेणुका को बोलती है, आंटी एक्चुअली हम दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो गलती मेरी भी थी। फिर सचिन बोलता है रेणुका को कि गलती किसी की भी हो, तेरे को मालूम पड़ गया ना क्या हुआ, तो तू जानकर कुछ कर ली क्या? नहीं ना। फिर सचिन रिया को बोलता है कि मैटर खत्म है, तो ज़रा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है रिया, ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, तो तुम लोग खुद उसे सुलझा लो। उसके बाद सचिन रेणुका को बोलता है कि तेरे को तो खुश होना चाहिए कि तेरे बच्चे लोग इतने समझदार हो गए हैं कि खुद की बात खुद संभाल सकते हैं। तभी रेणुका कहती है, क्या खाक संभाला, उल्टा हमें वहां पागलों की तरह नचाया। फिर वो आगे आकाश को एक आखिरी चेतावनी देती है, तेरी बीवी हाथ से निकल रही है, तो रोते रोते मेरे पास मत आना। और ये कहकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। इधर रिया साइली से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसे इतनी बातें सुननी पड़ी। तो साइली उसे दिलासा देती है और रोने से मना करती है। तभी सचिन कहता है कि इस तलाक वाली बात को यहीं दफना देते हैं। वो कहता है कि रात गई बात गई। वो चेतावनी देता है कि अगर ये बात रेणुका तक पहुंची तो वो सबका जीना हराम कर देगी। तो रिया भी ये बात मान जाती है और आराम करने अंदर चली जाती है। जैसे ही इधर साइली जाने लगती है तो सचिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। वो साइली को धन्यवाद कहता है, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए इतना कुछ करने के लिए। साइली भी कहती है कि ये परिवार अब उसका भी है, तो वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? फिर दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि आज का दिन बहुत थकाने वाला था और उम्मीद करते हैं कि कल का दिन शांति से गुजरे। अगली सुबह कहानी हमें एक हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां ट्रैफिक हवलदार अरुण अपनी बीमार माँ को लेकर आया हुआ होता है। फिर वो डॉक्टर को अपनी मजबूरी बताने लगता है कि वो एक ट्रैफिक हवलदार है और आज एक मिनिस्टर की विजिट की वजह से उसकी बहुत ज़रूरी ड्यूटी है, जिसे वो छोड़ नहीं सकता। और उसके पास कोई ऐसा भी नहीं है जिसके पास वो अपनी माँ को छोड़कर जा सके। तो डॉक्टर उसे अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवाने की सलाह देती है, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं होती है। लेकिन एक माँ अपने बेटे की परेशानी को अपने दर्द से बड़ा समझ रही होती है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो कल या परसों भर्ती हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर कहती है कि अगर वो आज ही भर्ती हो जाए तो इलाज जल्दी शुरू हो सकता है। और अरुण एक मुश्किल कश्मकश में फंस गया होता है। तभी उस बेचैनी भरे माहौल में एक उम्मीद की किरण बनकर आती है जूही, जो उसी अस्पताल में काम कर रही होती है। वो अरुण की परेशानी को एक पल में भांप लेती है। वो अरुण से कहती है कि वो अपनी माँ को भर्ती करवा दे और वादा करती है कि जब तक वो वापस नहीं आता तो वो उनका पूरा ध्यान रख लेगी। अरुण पहले तो मना करता है, लेकिन जूही एक ऐसी बात कहती है जो उसका दिल छू लेती है। वो कहती है कि आई तो आई होती है, आपकी हो या मेरी। तो अरुण की माँ की आंखों में भी उस अजनबी लड़की जूही के लिए एक भरोसा और प्यार झलकने लगता है। वो अपने बेटे से कहती है कि ये बच्ची सही कह रही है और उसे अपने काम पर जाना चाहिए। इधर आखिरकार अरुण मान जाता है और उसके चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ जाती है कि किसी ने उसकी सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर दिया होता है। वो जूही का दिल से शुक्रिया अदा करता है और अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर भी उसके इस फैसले की तारीफ करती है और अरुण एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने चला जाता है। दूसरी तरफ सचिन और अनीश आकाश के रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। सचिन शिकायत कर रहा होता है कि आज उसे एक भी सवारी नहीं मिली, जिस पर अनीश उसे काम में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में समझाता है। जब सचिन अनीश से पूछता है कि वो क्या खाएगा तो अनीश पेट भरे होने का बहाना बनाता है। लेकिन जैसे ही सचिन उसे कहता है कि आकाश ने उसे 50% डिस्काउंट का कूपन दिया है तो अनीश की भूख तुरंत जाग जाती है। वो कहता है, भाऊ सच्ची में सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। तो फिर सचिन अनीश को डांटता है कि वो दोपहर 12 बजे तक भूखा क्यों था। वो कहता है, पूरा दिन हम मेहनत करते हैं अनीश, ड्राइवर लोग हैं अपन। वो उसे समझाता है कि सवारी मिले या ना मिले, लेकिन खाना वक्त पर खाना ज़रूरी है। तो अनीश डर के मारे कहता है कि वो ये बात उसकी बीवी को ना बताए, वरना वो उसका दिमाग खा जाएगी। इसके बाद दोनों दोस्त अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़े सपने के बारे में बात करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य। अनीश कहता है कि साली और उसकी बीवी के समझाने के बाद अब उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर सचिन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी में हम लोग धक्के खा खा कर अपना पेट भर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, पर बच्चा पार्टी जो लोग हैं ना,
उनको अच्छी और सुकून भरी जिंदगी देना मांगता है। उसके बाद सचिन हाथ मुंह धोने जाता है और तभी रेस्टोरेंट में ट्रैफिक हवलदार अरुण की एंट्री होती है। वो सचिन के बगल वाले टेबल पर बैठता है और फोन पर किसी को बताने लगता है कि उसने अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कर दिया है। फिर जब इधर सचिन लौटता है तो अरुण को देखकर उसे उसके साथ हुई पुरानी सारी बातें याद आ जाती है। उसका खून खौल उठता है, लेकिन वो खामोशी से आकर अनीश के पास बैठ जाता है। लेकिन सचिन की ये खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत होता है। वो जानबूझकर ऊंची आवाज में अरुण को सुना सुनाकर अनीश से बात करने लगता है। वो कहता है कि कुछ लोगों को उन जैसे ईमानदार ड्राइवरों से बहुत तकलीफ होती है और वो जबरदस्ती की उंगलीबाजी करते हैं। वो कहता है कि जब उन जैसे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों की जलती है। वो कहता है इज्जत जो है वो तो कमाने से ही मिलती है, किसी वर्दी के ओहदे से नहीं। इधर अनीश कुछ समझ नहीं पाता कि सचिन क्या कह रहा है, लेकिन सचिन रुकने वाला नहीं होता। वो सीधा अरुण की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कुछ लोग इतने फ्री फोकट होते हैं कि आम आदमी पर झूठा केस ठोकने के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं होता। वो कहता है कि ऐसे निठल्ले लोग जो फ्री फंड की नौकरी पाते हैं सिर्फ वर्दी का रोब जमाते हैं और पढ़े लिखे लोगों को भी परेशान करते हैं। इधर सचिन के ताने अब अरुण के सब्र के बांध को तोड़ रहे होते हैं। वो गुस्से में उठता है, सीधा सचिन के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है खुद को बहुत स्मार्ट समझता है क्या तू? तभी अनीश बीच में आता है और अरुण से पूछता है कि वो कौन है और उसने सच्चे भाव का कॉलर कैसे पकड़ा। लेकिन सचिन उसे रोक देता है और कहता है कि ये वही ट्रैफिक हवलदार है जिसने उसकी जाने मन यानी उसकी गाड़ी को उठाया था। इधर सचिन बड़े ही शांत लेकिन चुभने वाले अंदाज में अरुण को कहता है, साहब कॉलर क्यों पकड़े हो? मैं तो मेरे दोस्त से बात कर रहा था, इसका भी फाइन लगता है क्या? ये सुनकर अरुण उसका कॉलर तुरंत छोड़ देता है। सचिन एक और ताना मारता है। वो कहता है कि आजकल दोस्त से बात करने में भी लोगों को तकलीफ होने लगी है। लेकिन तभी उसकी नज़र वहां मौजूद लोगों पर पड़ती है जो इस पूरे तमाशे की वीडियो बना रहे होते हैं। तभी सचिन अरुण की तरफ देखकर कहता है कि आजकल वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। अनीश भी बीच में बोलता है कि जब वो लोग चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे तो वो झगड़ा क्यों कर रहा है। ये सुनकर अरुण का गुस्सा अब अनीश पर फूट पड़ता है। वो उसे धमकी देता है कि उससे उलझने की कोशिश वो ना करे, वरना वो उसकी सारी परेशानी बाहर निकाल देगा। लेकिन सचिन फिर से मजाक में कहता है अनीश को कि मस्त सवाल पूछा है तूने। अब अरुण का पारा सातवें आसमान पर होता है। वो दोनों को धमकी देता है, एक न एक दिन तुम मेरे हत्थे चढ़ोगे, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को मैं। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर अनीश सचिन को समझाने लगता है कि पुलिस वालों से इसे पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन सचिन कहता है कि जब तक वो लोग डरते रहेंगे तब तक वो आम आदमी के साथ गलत करते रहेंगे। तभी इधर अनीश को अचानक सवारी का फोन आता है तो वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर अपनी गाड़ी से जाता है वहीं खड़ा पास अरुण उसे घूरती हुई गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। दूसरी तरफ सायली अपने मायके में होती है और जूही के साथ रसोई में होती है। वो बता रही होती है जूही को कि सचिन का फोन तो मिल गया, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि उस वीडियो को लीक किसने किया था। तभी जूही को पूरा यकीन होता है कि ये चिट्टी का ही काम है, लेकिन सायली की सोच उससे भी आगे जा रही होती है। वो कहती है मुझे भी लगता है कि इन सब के पीछे चिट्टी का ही हाथ है, पर उस चिट्टी की तो किसी ने मदद की होगी ना। उसके बाद बातचीत के बीच जूही अस्पताल जाने के लिए निकलती है। साइली उसे रोकती है, लेकिन जूही बताती है कि अस्पताल में एक आंटी भर्ती है जिसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसने ली है। वो बताती है कि उस आंटी का बेटा पुलिस में है और ड्यूटी की वजह से वो अपनी माँ के साथ नहीं रुक सकता था, इसलिए वो उनकी मदद कर रही है। तो साइली अपनी बहन के इस नेक काम को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि उसका दिल भी उसके बाबा जितना ही बड़ा है, जो हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते थे। इधर जूही के चले जाने के बाद सायली अपनी बहन के रिश्ते के बारे में सोचकर थोड़ी चिंतित होती है। वो कहती है कि उसकी जूही इतनी मेहनती और साफ दिल की है तो बप्पा ने भी उसके लिए किसी खास को ही चुनकर रखा होगा। तभी इधर सायली को एक फोन आता है और फोन के दूसरी तरफ से उसे एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है क्या इतना बड़ा ऑर्डर? वो खुशी से उछल पड़ती है। उसे वीके सर की तरफ से एक पूरे हॉल के डेकोरेशन का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला होता है। वो फोन पर वादा करती है कि ऑर्डर टाइम पर पूरा हो जाएगा और फोन पर ही वीके सर का शुक्रिया अदा भी करती है। इधर फोन रखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचती है कि जब सचिन को ये पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगा। दूसरी तरफ शकुंतला के घर पर एक अलग ही माहौल होता है। डांस क्लास एक अखाड़े में तब्दील हो चुकी होती है, जहां गुरु और चेले नहीं बल्कि दो पक्की सहेलियां रेणुका और शकुंतला एक दूसरे से पंजा लड़ा रही होती है। उनके डांस स्टूडेंट्स जोर जोर से उन्हें चीयर कर रहे होते हैं, साथ में मंदिरा भी। तभी मंदिरा मन में बोलती है, पता नहीं इस पिद्दी साइली को सबक सिखाने के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। और फिर आखिरी पल में रेणुका अपना पूरा जोर लगाकर बाजी को पलट देती है और ये मुकाबला जीत लेती है। स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगते हैं और रेणुका के चेहरे पर जीत की एक खूबसूरत चमक होती है। वो शकुंतला पर ताना कसते हुए कहती है, कहाँ गया तेरे गांव का पानी? बड़ी आई थी गांव का पानी पिलाने वाली। शकुंतला भी हार मान लेती है, लेकिन उसे याद दिलाती है कि ये उनकी डांस क्लास है, कोई अखाड़ा नहीं। तभी मंदिरा मक्खन लगाते हुए रेणुका की तारीफ करती है
और कहती है, वाह मास्टर जी, क्या एंड मूवमेंट में आपने बाजी पलटी, मज़ा ही आ गया। वो कहती है कि उसे तो अब भरतनाट्यम के साथ साथ पंजा लड़ाना भी उससे ही सीखना पड़ेगा। तभी शकुंतला मंदिरा से कहती है कि अगर रेणुका को कोई चुनौती दे दे तो वो उसे हराने के लिए दिन रात एक कर देती है। इसी बीच मंदिरा को एक फोन आता है तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। और दूसरी तरफ फोन पर उसका सेक्रेटरी उसे एक ऐसी खबर देता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। वो बताने लगता है कि वीके की बहन के रिसेप्शन का बहुत बड़ा डेकोरेशन का ऑर्डर उन्हें नहीं मिला है। तो मंदिरा गुस्से से पूछती है, क्या मतलब, और कौन है वो जिसने हमसे ये ऑर्डर छीना है? तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि ये ऑर्डर किसी और को नहीं बल्कि 500 मालाओं का रिकॉर्ड बनाने वाली सायली देशमुख को मिला है। ये नाम सुनते ही मंदिरा के होश उड़ जाते हैं। गुस्से से आग बबूला होकर मंदिरा कहती है, अब उस सायली की ये मजाल कि वो मुझसे इतने बड़े बड़े ऑर्डर छीनेगी। बहुत हुआ, अब मैं इसको मसल कर रख दूंगी। तभी सेक्रेटरी उसे अपने आदमी भेजकर बात करने की सलाह देता है, लेकिन मंदिरा उसे रोक देती है। वो कहती है कि वो बरसों की बनी बनाई इज्जत को 2 मिनट में मिट्टी में नहीं मिला सकती। और इसी के साथ मंदिरा के दिल में सायली के लिए नफरत की एक नई और ज्यादा खतरनाक आग जल उठती है, जो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। दूसरी तरफ घर में सायली पूरी लगन के साथ कागज पर अपने आने वाले बड़े ऑर्डर के लिए डिजाइन बना रही होती है। उसकी आंखों में एक सपना होता है और उसके हाथों में उसे सच करने का हुनर। तभी वहां सचिन आता है और उसे कागज पर मेहनत करते देख उसे आजकल की नई तकनीक यानी कि एआई के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया उसी के साथ ही काम कर रही है, लेकिन सायली को इस नई तकनीक से ज्यादा अपने हाथों पर भरोसा होता है। वो कहती है कि जब तक वो उसे पूरी तरह सीख नहीं लेती वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उसे अभी भी वो दिन याद होता है जब एक ऑनलाइन फॉर्म भरने में हुई गड़बड़ी ने उन्हें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। वो सचिन से आगे पूछती है कि वो इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। तो सचिन एक थकी हुई सांस लेकर कहता है कि उसका दिन बहुत मुश्किल था। सुबह सुबह सवारी तो थी, लेकिन उसके बाद सीएनजी के लिए गैस स्टेशन पर इतनी लंबी लाइन लगी कि आधा दिन तो वहीं बर्बाद हो गया। और फिर उसके बाद एक भी सवारी नहीं मिली, इसलिए वो घर आ गया। साइली कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम घर आ गए, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। लेकिन सचिन कहता है कि उसे खाने का मन नहीं है। इतना कहकर वो सायली को देखने लगता है। तो सायली पूछती है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तो सचिन मुस्कुराकर कहता है, तेरा चेहरा देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ तो बात है। मेरी बाइको का चेहरा सूरज मामा से भी ज्यादा चमक रहा है। तो सायली खुशी से उछलते हुए उसे बताती है कि उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, एक पूरे हॉल को सजाने का, जो आज तक का उनके सबसे बड़ा ऑर्डर है। ये सुनकर सचिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब सायली कहती है कि ये ऑर्डर वीके सर की बहन के रिसेप्शन का है, तो वो झूम कर नाचने लगता है सायली के साथ। सायली कहती है कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतना बड़ा काम मिलेगा। लेकिन इस खुशी के साथ एक बड़ी चुनौती भी होती है, और वो होती है पैसों की। सायली कहती है कि इस काम के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का एडवांस चाहिए, जबकि उनके पास सिर्फ 40,000 ही है। तो सचिन तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालकर उसे देता है, लेकिन अभी भी 50,000 रुपये कम होते हैं। दोनों परेशान हो जाते हैं कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तभी सचिन वीके सर से दोबारा एडवांस मांगने की बात करता है, लेकिन सायली मना कर देती है। कहती है कि अगर ऐसा वो करेगी तो उन्हें ये लगेगा कि वो इस काम के काबिल नहीं है। तभी सायली को एक आइडिया आता है कि आकाश और रिया से हेल्प मांगा जाए। सचिन पहले तो हिचकिचाने लगता है क्योंकि उसने आज तक अपने छोटे भाई से कभी पैसे की बात नहीं की थी, लेकिन सायली उसे याद दिलाती है कि रिया ने खुद उसे मदद करने का वादा किया था। दोनों फिर फैसला करते हैं कि वो इस बारे में आकाश और रिया से बात करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ वो लोग पहले खाना खाने का फैसला करते हैं ताकि एक मुश्किल बातचीत के लिए खुद को तैयार कर सकें। दूसरी तरफ आकाश और रिया अपने कमरे में मूवी देखने के लिए लड़ रहे होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। इधर दरवाजा खोलने पर सामने सचिन और सायली खड़े होते हैं। सचिन मजाक में कहता है, तुम लोग क्या कमरे में लड़ाई झगड़ा करते हो? बाहर कुरुक्षेत्र का बोर्ड लगा दूं क्या? तो रिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग बस एक बोरिंग सी फिल्म देख रहे थे। और फिर वो आगे पूछती है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सचिन आकाश को कहता है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो सायली दोनों को बताती है कि उसे आज तक का सबसे बड़ा डेकोरेशन का ऑर्डर मिला है, लगभग 6 से 7 लाख रुपए का। आकाश और रिया ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और सायली को बधाई देते हैं, लेकिन सचिन तुरंत असली मुद्दे पर आता है। वो बताने लगता है कि उन्हें काम शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए, जिसमें से 50,000 का जुगाड़ तो हो गया है, पर 50,000 अभी भी कम है। सचिन आकाश से फिर पूछता है कि क्या वो किसी को जानता है जो उन्हें थोड़े वक्त के लिए लोन दे सके। इधर आकाश मना कर देता है और कहता है कि तेजस दर्रा की वजह से उसका भी सिविल स्कोर खराब है, इसलिए उसे भी लोन नहीं मिलेगा। ये सुनकर सचिन और सायली निराश होकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रिया उन्हें रोक लेती है। वो सायली से कहती है खास तौर पर कि आप पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप बस ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। तभी सायली पैसे लेने से झिझकती है, लेकिन रिया उसे अपनी छोटी बहन होने का वास्ता देती है। वो कहती है, मुझे जब भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप हमेशा आ जाती हो, प्लीज़ मुझे एक आउटसाइडर की तरफ फील मत करवाओ। वो फिर पूछती है कि उसे पैसे कब चाहिए।
तो सायली कहती है कि पैसे कल तक मिल जाएं तो अच्छा होगा, लेकिन रिया कहती है कि वो अभी पैसे ट्रांसफ़र कर देगी। जैसे ही वो अपना फ़ोन निकालती है, आकाश कहता है तुम अकेली क्यों करोगी, मैं भी करूँगा। और दोनों के बीच एक प्यारी भरी लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन पैसे देगा। तभी सचिन उन्हें फिर से लड़ने के लिए टोकता है और कहता है कि वो लोग अपने दोस्तों से पैसे मांग लेंगे, लेकिन आकाश और रिया दोनों उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास अभी कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है और वो दोनों आधा आधा करके पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर पैसे भेजने के बाद सायली दोनों का धन्यवाद करती है। आकाश कहता है कि इसमें थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है, अगर हम आपकी हेल्प नहीं कर सके तो ये पैसे रहने का क्या मतलब है। सचिन फिर आगे पैसे जल्द लौटाने का वादा करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इधर कमरे में आकाश रिया को बड़े गर्व और प्यार से देखते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम सायली बहनी और दादा की हेल्प ज़रूर करोगी। रिया भी मुस्कुराकर कहती है कि वो अब सिर्फ आकाश की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी महसूस करती है और सचिन सायली तो हमेशा उसकी मदद करते हैं, तो इतना तो वो उनके लिए कर ही सकती है। दूसरी तरफ कमरे से बाहर आने के बाद सायली सचिन को कहती है कि उसे कैसे भी करके ये ऑर्डर पूरा करना होगा और जैसे ही पेमेंट आएगी वो सबसे पहले आकाश और रिया को उनके पैसे लौटा देगी। सचिन फिर सायली को समझाता है कि आकाश और रिया ने उसे इतनी आसानी से पैसे इसलिए दिए क्योंकि उन्हें उसके काम पर पूरा भरोसा है। तो सचिन फिर सायली को समझाता है कि आकाश और रिया ने उसे इतनी आसानी से पैसे इसलिए दिए क्योंकि उन्हें उसके काम पर पूरा भरोसा है। वो आगे कहता है तो अभी तू एक नंबर काम करके ये लोगों को पैसा भी दे दे और साथ में इन लोगों को प्राउड भी फील करा देना। तो सायली भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है हाँ सचिन, मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी क्योंकि ये ऑर्डर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उधर दूसरी तरफ मंदिरा के दिल में नफरत की आग जल रही होती है। वो खुद से कहती है सायली को मेरे ऑर्डर्स उठाने का बड़ा शौक है ना। और फिर वो एक खतरनाक इरादे के साथ एक कसम खाती है कि सायली अब तू समझ ले कि ये तेरी ज़िंदगी का आखिरी ऑर्डर होगा और ये मंदिरा का वादा है। इतना ही कह रही होती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।